सिविल केसेस किस पद्धति से चलने चाहिए, ये प्रोसीजर सिविल प्रोसीजर कोड 1908 में लिखा है। इस कोड में 158 सेक्शंस हैं। एक शेड्यूल है जिसमें 51 ऑर्डर्स हैं और हर ऑर्डर में कुछ रूल्स हैं। आखिर में 7 अपेंडाइसेस हैं। इसी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर यानी सीपीसी के ऑर्डर 41 रूल 3A1 के हिसाब से जब पार्टी ऊपर के कोर्ट में अपील फाइल करे तो उस अपील के साथ ही एक डिले को माफ़ करने के लिए एप्लीकेशन भी फाइल करना होता है अगर डिले हो तो। लेकिन इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने एक ट्विस्ट दिया है। क्रिमिनल अपील 744 ऑफ 2000 नवीन चंद्र मजीठिया वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में ये अपील का केस है। इसमें कहा गया है कि विजिलेंटेबस मैक्सिम है तो ठीक है, लेकिन इंसान से गलती हो सकती है, इसीलिए केस करने का अधिकार हमेशा के लिए बंद नहीं किया जा सकता। कोर्ट को ये देखना चाहिए कि उस इंसान के ग्रीवेंस में कितनी सच्चाई है। अब ये केस अपील फाइल करने के लिमिटेशन को लेके था। लेकिन मैक्सिम तो सारे केसेस के लिए जनरल होंगे ना? जी, मैक्सिम को इस तरह से देखने से कल को किसी भी केस के लिए ये वापरा जा सकता है। और ये भी सच है कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के ऑर्डर 20 रूल 5A में लिखा गया है कि जिस केस में पार्टी बिना एडवोकेट के अपीयर हो उसमें कोर्ट को ये लिखित में समझाना ज़रूरी है कि उस जजमेंट से अपील कर सकते हैं क्या और ये अपील फाइल करने का लिमिटेशन पीरियड कितना है। इसका मतलब हुआ कि अगर एडवोकेट हो तो लिमिटेशन समझाने का काम एडवोकेट का होता है। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने रिलैक्सेशन दिया है इस केस में वो किस हद तक सही है ये मुझे पता नहीं। ये सब तो हो गए मैक्सिम की बातें। अब इस कोड में ऑर्डर 7 रूल 11 कोर्ट को एक शक्ति देती है कि प्लेंट को रिजेक्ट कर सकते हैं। लिमिटेशन से संबंधित इस ऑर्डर में है ऑर्डर 7 रूल 11 सब रूल D, जो है where the suit appears from the statement in the plaint to be barred by any law। एक जजमेंट है सोपन साबले वर्सेस असिस्टेंट चैरिटी कमिश्नर सिविल अपील 448 ऑफ 2004। इसमें ऑर्डर 7 रूल 11D एप्लीकेशन था। ये जजमेंट इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें माना गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि ऑर्डर 7 रूल 11 डिफेंडेंट को दिया गया एक उपाय है जो डिफेंडेंट ट्रायल में कभी भी यूज़ कर सकता है और रिटन स्टेटमेंट फाइल करने के पहले भी। ऑर्डर 7 रूल 11D में एनी लॉ के अंदर लिमिटेशन एक्ट 1963 भी बैठता है। इसी जजमेंट में ये भी कहा गया है कि कोर्ट के पास शक्ति है कि खुद ही प्लेंट रिजेक्ट कर सकते हैं। कोर्ट को डिफेंडेंट के ऑब्जेक्शन के लिए वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन एक बार ये एप्लीकेशन ऑर्डर 7 रूल 11 के अंदर फाइल हो गई तो कोर्ट और सबके भलाई में है कि ये एप्लीकेशन सबसे पहले डिसाइड हो ताकि आगे का समय बच जाए। ये माना गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा R.K. रोजा वर्सेस U.S. रायुडू सिविल अपील 5540 ऑफ 2016 में। इस केस में डिफेंडेंट ने प्लेंट मिलने के 30 दिन के अंदर अंदर ऑर्डर 7 रूल 11 फाइल किया था, रिटन स्टेटमेंट फाइल करने से पहले। तो नीचे के कोर्ट ने कहा कि ये ऑर्डर 7 रूल 11 लास्ट में डिसाइड होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसे गलत कहा और कहा कि ऑर्डर 7 रूल 11 जल्द से जल्द डिसाइड होना चाहिए। अगर डिफेंडेंट जानबूझ के ऐसा एप्लीकेशन फाइल करे और वो डिफेंडेंट के खिलाफ डिसाइड हो तो ऊपर के कोर्ट जाते जाते कितना टाइम वेस्ट होगा। इसीलिए इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही लगे हाथ ऑर्डर 7 रूल 11 डिसाइड कर दिया और उसको रिजेक्ट भी कर दिया और डिफेंडेंट को रिटन स्टेटमेंट फाइल करने का मौका दिया। ऐसे ही कोई केस जब नीचे के कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट आता है तब अगर सुप्रीम कोर्ट खुद ही देख ले तो समय बच सकता है। प्लेंट में कुछ पैराग्राफ्स मैंडेटरी होते हैं जैसे कॉज ऑफ एक्शन, जुरिस्डिक्शन, कोर्ट फीस और लिमिटेशन। ये सब उस कोर्ट में केस करने के लायक है ये दिखाने के लिए होते हैं। सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है दहीबेन वर्सेस अरविंद भाई भानुशाली सिविल अपील 9519 ऑफ 2019। इसमें एक दूसरे जजमेंट को रेफ़र किया गया है जिसमें कहा गया था कि प्लेंट के पढ़ने से कोर्ट को सोचना होगा कि कॉज ऑफ एक्शन कब शुरू हुआ और लिमिटेशन देखना होगा। इस जजमेंट में ये भी कहा गया था कि सूट लिमिटेशन में है ये प्लेंट में साबित करने का काम प्लेंटिफ का है। प्लेंटिफ को छुपा नहीं सकता, लेकिन सच और झूठ कोर्ट नहीं देख सकती ऑर्डर 7 रूल 11 के अंदर। एक केस है
एल्डेको हाउसिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस अशोक विद्यार्थी एंड अदर्स SLP सिविल 19465 ऑफ 2021। इसमें 30 नवंबर 2023 को जजमेंट आई थी। इस केस में ये प्रॉपर्टी को लेके मेरे परिवार में भी केस चालू है, लेकिन मेरा जितना शेयर है वो भी तुमको बेचना चाहता हूँ। चलो एक MOU करते हैं कि जब तुम्हारे परिवार का केस ख़त्म हो जाएगा और तुम्हारे नाम प्रॉपर्टी हो जाएगी तो मुझे प्रॉपर्टी बेच देना। अगर नहीं हुआ तो जितना पैसा मैंने तुमको टोकन दिया है वो इंटरेस्ट के साथ मैं वापस मांग सकता हूँ। लगता है ये विद्यार्थी दूसरे किसी को प्रॉपर्टी बेच रहा है। मैं केस करता हूँ उसे रोकने। मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा। केस डिसमिस। लगता है वो वापस किसी को प्रॉपर्टी बेच रहा है। मैं केस करता हूँ। कोर्ट से कोर्ट जाते जाते हाई कोर्ट ने हमारा सूट रिजेक्ट कर दिया है। चलो सुप्रीम कोर्ट। योर लॉर्डशिप, ऑर्डर 7 रूल 11 CPC के लिए सिर्फ प्लेंट में जो लिखा है वो देखना चाहिए। हमारे परिवार का केस 2015 में ख़त्म हो गया था। ये सूट ऑर्डर 7 रूल 11 के अंदर ख़राब है। बिल्डर ने MOU के हिसाब से नोटिस दिया था कि पैसे वापस मांगने का है, वो भी 2001 में। अब ऐसे कैसे प्रॉपर्टी मांग सकता है बिल्डर? जो भी विद्यार्थी अपने एप्लीकेशन में कह रहा है ऑर्डर 7 रूल 11 के अंदर, उसमें जो भी डॉक्यूमेंट पे रिलाई किया गया है वो प्लेंट के साथ नहीं थे। ये सब एविडेंस की बातें हैं। ये सूट के इस स्टेज पे नहीं देख सकते। इसके लिए हाई कोर्ट का ऑर्डर गलत है। ट्रायल कोर्ट देखे कि कैसे करना है रिटन स्टेटमेंट सब फाइल होने के बाद। इससे हमें पता चलता है कि अगर प्लेंट पढ़ने से तुरंत पता चल जाए कि केस लिमिटेशन के बाहर है तो तुरंत कोर्ट सूट डिसमिस कर सकती है, क्योंकि तब लिमिटेशन सिर्फ कानून का प्रश्न है। लेकिन अगर प्लेंट पढ़ने से पता न चले तो लिमिटेशन तथ्य और कानून का मिक्स प्रश्न हो जाता है। तब ऑर्डर 7 रूल 11 के अंदर सूट डिसमिस नहीं हो सकता। सबूतों को देखना पड़ेगा कोर्ट को। एर्गो plain reading of the plaint and documents annexed to it should reveal whether the suit is barred by limitation for the plaint to be rejected under Order 7 Rule 11 of the CPC। एक दूसरा केस है शिवराज रेड्डी वर्सेस रघुराज रेड्डी SLP 4237 ऑफ 2015। इसमें 16 मई 2024 को सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है। पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 42 के हिसाब से जब फर्म का कोई भी पार्टनर गुजर जाए तो फर्म तुरंत ही डिसॉल्व हो जाती है, और लिमिटेशन एक्ट के शेड्यूल के आर्टिकल 5 के हिसाब से पार्टनरशिप डिसॉल्व होने के 3 साल बाद अकाउंट्स नहीं मांग सकते। इस केस में एक पार्टनरशिप फर्म थी जिसमें एक पार्टनर 1984 में गुजर गए, तो दूसरे पार्टनर ने सूट फाइल किया फर्म के अकाउंट्स के लिए 1997 में। इसका मतलब लिमिटेशन एक्ट के हिसाब से 10 साल सूट लेट है। इस मृत्यु के बारे में प्लेंट में ही लिखा गया था। इसका मतलब प्लेंटिफ ने प्लेंट में स्वीकार किया है कि वो पार्टनर 1984 में गुजर गए। ऊपर से कानून यानी लिमिटेशन एक्ट पढ़ने से पता चल जाता है कि केस लिमिटेशन के बाहर है। तो ऐसे केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये सूट तो स्टार्टिंग में ही कोर्ट डिसमिस कर दे तो ठीक है, क्योंकि प्लेंट में जो लिखा है प्लस लिमिटेशन एक्ट में जो लिखा है दोनों के पढ़ने से पता चल जाता है कि लिमिटेशन के बाहर है सूट। एक और जजमेंट है कुमारी गीता वर्सेस नंजुंडा स्वामी सिविल अपील 7413 ऑफ 2023। इसमें नीचे के कोर्ट ने थोड़े प्लेंट को रिजेक्ट कर दिया और थोड़े को नहीं। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऑर्डर 7 रूल 11 के अंदर किए गए एप्लीकेशन में या तो प्लेंट को पूरी तरह रिजेक्ट करना होगा या तो बिल्कुल नहीं, पार्ट रिजेक्ट नहीं कर सकते। मद्रास हाई कोर्ट का एक जजमेंट है M तिल्लईकरसी वर्सेस कलावती CMA 2996 ऑफ 2011। इसमें कहा गया है कि प्लेंटिफ अगर लिमिटेशन चालू होने का डेट प्लेंट में लिखे और फाइलिंग डेट लिमिटेशन के बाहर हो, लेकिन प्लेंटिफ ये ना लिखे कि लिमिटेशन एक्ट के किस सेक्शन के अंदर वो लिमिटेशन में रिलैक्सेशन मांग रहा है, तो ऐसा प्लेंट भी ऑर्डर 7 रूल 11 के अंदर रिजेक्ट कर सकता है कोर्ट। लेकिन अगर प्लेंटिफ ने रिलैक्सेशन मांगने की वजह प्लेंट में बता दी तो फिर कोर्ट ये वजह सच है या झूठ ये नहीं देख सकती। लिमिटेशन एक्ट में रिलैक्सेशन भी होते हैं? हाँ, ये मैं आखिर में समझाऊंगी। इन सबसे हमें पता चलता है कि ए ऑर्डर 7 रूल 11D में लिमिटेशन एक्ट 1963 भी है। बी ऑर्डर 7 रूल 11 के अंदर प्लेंट रिजेक्ट होने के लिए सिर्फ और सिर्फ प्लेंट
और उसके साथ जोड़े गए डॉक्यूमेंट्स पढ़ सकते हैं। वो सच है या झूठ ये नहीं परख सकते। सी, ऑर्डर 7 रूल 11 एप्लीकेशन ट्रायल के किसी भी स्टेज में डिफेंडेंट फाइल कर सकता है। डी, एक बार एप्लीकेशन फाइल हो गया तो कोर्ट उसे डिसाइड किए बिना आगे नहीं बढ़ सकता। ई, कोर्ट अपने आप सुओ मोटो भी ऑर्डर 7 रूल 11 के किसी भी सब रूल का वायलेशन अपने आप पढ़ के प्लेंट रिजेक्ट कर सकता है। उसे डिफेंडेंट के एप्लीकेशन फाइल करने के वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एफ, ऑर्डर 7 रूल 11 के अंदर या तो पूरा प्लेंट रिजेक्ट करना होगा या तो नहीं, पार्ट रिजेक्शन नहीं हो सकता।